अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप दैट कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हमने 8th क्लास की हिस्ट्री पढ़नी है और उसका 5th चैप्टर है रिवोल्ट ऑफ 1857, मतलब 1857 की बगावत जो हुई थी उसके मतलब हमने आज पढ़ना है। इसमें से कुछ टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं, पहले हम पढ़ेंगे व्हाट वर द कॉजेज व्हिच लेड टू दिस रिवोल्ट, ठीक है ना। क्या वजूहत थी, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती है जब तक इसकी कोई ना कोई वजह होती है। अगर ये रिवोल्ट हुआ, अगर ये बगावत हुई है अंग्रेज़ों के खिलाफ, किन के खिलाफ थी ये रिवोल्ट, किन के खिलाफ था, ये अंग्रेज़ों के खिलाफ था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल कर रही थी। उनके खिलाफ हिंदुस्तान वालों ने आवाज़ उठाई, तो दैट वाज द रिवोल्ट, ठीक है ना, वही बगावत थी। तो ये बगावत क्यों उन्होंने की इनके खिलाफ, इसके पीछे कुछ रीजंस थे, वो हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक आज का, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या ये रिवोल्ट जो है ये फेल क्यों हुआ, जिस पर्पस के लिए किया गया था ये फेल क्यों हुआ, वो क्या वजूहत थी जिनकी वजह से फेल हुआ। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आउटकम क्या था, मतलब इससे क्या फ़ायदा मिला लोगों को यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक जो हमने आज पढ़ना है दैट इज़ व्हाट वर द कॉजेज, ठीक है ना, जिससे ये रिवोल्ट हुआ था। तो हम पढ़ेंगे आज कॉजेज ऑफ दिस रिवोल्ट। कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, मतलब इस जो रिवोल्ट हुई थी, जो ये बगावत हुई थी, इसके काजेज क्या थे, व्हाट वर द काजेज, ठीक है ना। तो पहले मैं इनको लिखता हूँ कौन से काजेज थे, फिर हम उनको एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोशल काजेज, देखो ये थे वजूहत जिनकी वजह से रिवोल्ट हुआ, ठीक है ना। पहले हम पढ़ेंगे सोशल काजेज क्या थे, ठीक है ना। फिर हम पढ़ेंगे रिलीजियस काजेज क्या थे, फिर हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल काजेज क्या थे, फिर पढ़ेंगे इकोनॉमिक काजेज क्या थे, फिर मिलिट्री काजेज, एंड लास्ट वन इमीडिएट काज क्या था इस रिवोल्ट का, ठीक है ना। इनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम देखेंगे कि सोसाइटी में कौन सी तब्दीलियां आ गई जिनकी वजह से लोग तंग आ गए। उन्होंने जब अपनी सोसाइटी में चेंजेस देखी, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल की वजह से, तो उन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई, ठीक है ना। तो पहले हम पढ़ेंगे कि सोशल काजेज क्या थे। सोशल काज में जो पहला था वो था एजुकेशन, ठीक है ना। जो इंडियन कंपनी वाले यहाँ पे रूल करने लगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि वी विल मेक इंग्लिश हैज द मीडियम ऑफ एजुकेशन इन द स्कूल्स, ठीक है ना। हम इंग्लिश को क्या बनाएंगे, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने एक एक्ट बनाया, चार्टर एक्ट 1813 में एक एक्ट बनाया गया, एक कानून बनाया गया, जिसका कहा जाता था चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या कहा गया कि हर साल 1 लाख पर ईयर, ठीक है ना। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पे स्पेंड करेंगे, खर्च करेंगे 1 लाख रुपीज, ठीक है ना। 1 लाख रुपए हम खर्च करेंगे पर ईयर, मतलब हर साल हम 1 लाख रुपए खर्च करेंगे किस चीज के लिए, टू प्रमोट इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, इसके रिकमेंडेशन की एक इंग्लिश मैन है, उसका नाम था लॉर्ड मैकावली। लॉर्ड मैकावली कौन थे, एक इंग्लिश मैन थे। उसने 1835 में रिकमेंड किया, ही रिकमेंडेड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडियन स्कूल्स, ठीक है। उसने कहा कि क्योंकि हमारा जो कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर जो है वो ज़्यादा रिच है, ठीक है ना, इसलिए हमने क्या पढ़ाना है, अगर हमने इंडिया को मॉडर्न बनाना है, ठीक है ना, तो हमने उनको क्या एजुकेशन देनी है, इंग्लिश एजुकेशन देनी है। तो ही रिकमेंडेड कौन, लॉर्ड मैकावली ने रिकमेंड किया इंग्लिश एजुकेशन 1835 में, ठीक है ना। और फिर इसको इम्प्लीमेंट किसने किया, जो उस वक्त गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम
लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसको क्या किया, फिर इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश एजुकेशन को, कब 1856 में, ठीक है ना। तो इस तरह से इंग्लिश एजुकेशन क्या बन गया, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द इंडियन स्कूल्स, ठीक है ना। तो इसको पहले चार्टर एक्ट 1813 में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम 1 लाख खर्च करेंगे पर ईयर, ठीक है ना, किस पे, टू प्रमोट इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है ना। फिर लॉर्ड मैकाउली ने 1835 में रिकमेंड किया कि भाई आप इंग्लिश एजुकेशन को क्या कीजिए, इंट्रोड्यूस कीजिए इन द इंडियन स्कूल्स, ठीक है ना। उसके बाद जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसने फिर उसको इंट्रोड्यूस किया बाकायदा कब, 1856 में, ठीक है ना। ये थे इंग्लिश पीपल जिन्होंने इसकी रिकमेंडेशन किया, जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। लेकिन कुछ इंडियंस भी थे जो इसको सपोर्ट कर रहे थे कि इसको क्या करना चाहिए, हमें इंग्लिश एजुकेशन पढ़नी चाहिए। उनमें से जो बहुत ही मशहूर थे वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो इंडिया के थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे कि इसको इंग्लिश एजुकेशन को, ठीक है ना। इसलिए राजा राम मोहन राय को क्या लक़ब दिया गया, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, याद रखना। राजा राम मोहन राय को क्या लक़ब दिया गया, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, क्यों, इसने इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया था, ठीक है ना। यह लक़ब उसको किसने दिया था, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने ये लक़ब उसको, किसने टाइटल उसको किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको क्या लक़ब दिया था, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो इस तरह से इंग्लिश एजुकेशन क्या हो गया, इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ पे, इंडिया में। और जब अभी तक क्या पढ़ रहे थे वो, अपनी अपनी लैंग्वेजेस, वर्निकुलर लैंग्वेज, मतलब जो लोकल लैंग्वेज थी उन्हीं में वो ये पढ़ाते थे स्कूल में। लेकिन अब क्या हो गया, इंग्लिश एजुकेशन वाज मेड कंपलसरी इन द स्कूल, तो जिसकी वजह से फिर लोगों ने क्या किया, रिवोल्ट किया। इसके अलावा एक चेंज थी सोसाइटी में, जिससे क्या लोग तंग आ गए और उन्होंने रिवोल्ट किया जिस पास इंग्लिश एजुकेशन। किसने से किया था, पहले लॉर्ड मैकाउली ने इसको क्या किया था, रिकमेंड किया था कि ये होना चाहिए, और फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल उस वक्त थे उसने इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना। और इंडियन सपोर्टर कौन थे ना, वो थे राजा राम मोहन राय, ठीक है ना, जिसने उसको क्या किया, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए ना हम लोग अदा किया। उसने कहा कि अगर हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है तो हमने पहले उनकी लैंग्वेज जरूरी सीखनी है, तो ये था इंग्लिश एजुकेशन, ठीक है। ये पहला काज था, सोशल काज, अगर हम पढ़ेंगे। अब जो दूसरा था, एबॉलिशन ऑफ सती। इंडियन यहाँ पे क्या था, जो हिंदूज थे वहाँ उनके मजहब में क्या था कि वो क्या करते थे, प्रैक्टिस कर रहे थे सती प्रैक्टिस। अभी सती क्या था, सती था कि अगर किसी औरत का खाउंद मर जाता था तो उसकी बीवी को अपने खाउंद के साथ ही जलना पड़ता था। दिस वाज प्रैक्टिस ऑफ सती, ठीक है ना। क्या था ये कि अगर किसी औरत का खाउंद मर जाता था, हस्बैंड मर जाता था, तो उसको, उसकी जो बीवी होती थी उसको भी अपने हस्बैंड के साथ क्या करना पड़ता था, अपने आप को जलाना पड़ता था, सती, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने क्या कहा, जो ये थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, जो जब वो यहाँ पे रूल करने लगे तो उन्होंने कहा हम इसको अबॉलिश करते, हम इसको खत्म करेंगे। इसको खत्म किया गया 1829 में। और इसको खत्म करने वाले कौन थे, ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिक की थे, ठीक है, जो उस वक्त गवर्नर जनरल थे। उसी ने क्या किया कि हम इसको अबॉलिश करते, हम इसको खत्म करते, जो प्रैक्टिस ऑफ सती है इंडियन सोसाइटी में, इसको हम क्या करते हैं, उसको हम अबॉलिश करते। और ये कब अबॉलिश हुआ, 1829 में, ठीक है ना। और इसको खत्म करने वाले कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो उस वक्त गवर्नर जनरल थे। और इंडियन सपोर्टर कौन थे जिसने इसको सपोर्ट किया कि हाँ इसको खत्म करना चाहिए, ये भी थे राजा राम मोहन राय। ये भी कौन थे, राजा राम मोहन राय, जिसने इसको सपोर्ट किया, हाँ भाई हमने इसको खत्म करना है, किसको, प्रैक्टिस ऑफ सती को, ठीक है ना। अभी तक सोसाइटी में क्या था, अभी तक सोसाइटी में ये था कि लोग क्या कर रहे थे, वो प्रैक्टिस कर रहे थे सती सिस्टम। लेकिन जब इसको क्या किया गया, अबॉलिश किया, तो लोग डेफिनेटली रिवोल्ट करेंगे, क्योंकि उनकी सोसाइटी में अभी तक ट्रेडिशन था, रिवाज था, ठीक है ना। जब उसकी अबॉलिशन हुई, हालांकि अच्छा सेटअप था, लेकिन फिर भी लोगों को लगा कि नहीं अब सोसाइटी में हमारी चेंज हो रही थी, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिवोल्ट करना चाहा, ठीक है ना। तो ये सेकंड कॉज था सोशल कॉज, ठीक है ना, जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ। अब अगर उन्होंने अबॉलिश किया सती को, मतलब अब औरतों को नहीं जलना है अपने खामद के साथ, तो उनके लिए कुछ ना कुछ सिस्टम बनाना ही था ना। तो उन्होंने क्या किया,
विडो रिमैरेज, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, विडो रिमैरेज, मतलब जो बेवा औरतें हैं उनकी हम दोबारा से शादी करवाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक वो क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस ऑफ सती वाज देयर, ठीक है ना। तो औरतों को जलना पड़ता था अपने खामों के साथ। अब जब अबॉलिश हुआ वो प्रैक्टिस ऑफ सती, तो अब वो जो विडोज होती थी, जो विधवा औरतें होती थी, उनकी अब दोबारा से शादी करनी जरूरी थी। तो उन्होंने क्या कहा, हम उनकी दोबारा से शादी करवाएंगे, ठीक है ना। तो इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, लॉर्ड डलहौजी जो थे, उसके गवर्नर जनरल थे, उसने इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना। कि हम इनको क्या करवाएंगे, जो विडोज हैं, जो बेवा औरतें हैं, उनकी हम दोबारा से शादी करवाएंगे। तो इसके लिए प्रॉपरली एक कानून बन गया जिसने ये क्या कहा कि विडोज जो है वो दोबारा से शादी कर सकती हैं, ठीक है ना। तो ये कौन थे, ये लॉर्ड डलहौजी थे जिसने इसको क्या किया, इंट्रोड्यूस किया बाकायदा तरीके से, ठीक है ना। तो अब इसको कौन से इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे जिसने इसको सपोर्ट किया कि हाँ भाई विडोज की रिमैरिज होनी चाहिए, उनकी से दोबारा से शादी होनी चाहिए थी। तो ये कौन थे, वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इंडियन जो सपोर्टर थे जिसने इसको सपोर्ट किया कि हाँ भाई हमने विडोज को दोबारा से शादी करवानी है, तो वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है ना। तो जब विडोज की अभी तक शादी नहीं हो रही थी, तो वो क्या प्रैक्टिस कर रहे थे, सती प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन जब उनको दोबारा से शादी करने का मौका मिला, ठीक है ना, तो लोगों को लगा कि नहीं भाई ये हमारे सोसाइटी के खिलाफ है, हमारे सोशल नॉर्म्स जो है, ठीक है ना, हमारे सोसाइटी के जो रूल्स है उनके खिलाफ है, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया, रिवोल्ट में हिस्सा लिया, दैट वाज रिवोल्ट ऑफ 1857। अब आपने ये थे सोशल काजेज। फर्स्ट वन क्या था, इंग्लिश एजुकेशन जब यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया तो लोग उससे तंग आ गए, तो उन्होंने उसके खिलाफ रिवोल्ट किया, ठीक है ना। दूसरा क्या था, दूसरा था कि जो सती प्रैक्टिस अभी तक हो रही थी इंडियन सोसाइटीज में, उसको अबॉलिश किया गया, तो लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, तो उन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। एंड थर्ड वन वाज विडोज वेयर अलाउड टू रिमैरी, ठीक है ना। जिससे क्या हो गया कि लोगों को लगा कि हमारे सोशल नॉर्म्स के खिलाफ है, ठीक है ना। तो उन्होंने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। दिस वर द सोशल कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो हमने पढ़े होंगे कि आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम पढ़ेंगे रिलीजियस कॉजेस के, रिलीजियस कॉजेस क्या थे, ठीक है ना। रिलीजियस कॉज में हम पढ़ेंगे पहले क्या था, दो चीजें थी। पहला क्या था, एक एक्ट बनाया गया, जनरल सर्विसेज रिलीजियस इनैक्टमेंट एक्ट, ठीक है। ये एक्ट क्या था कि अभी तक जो देखो तीन तरह के लोग थे यहाँ पे, हिंदूज, सिख्स और मुस्लिम्स। हिंदूज जो थे उनके मजहब में था कि वो टीका लगाते थे, ठीक है ना। और जो मुस्लिम थे वो बियर्ड रखते थे, ठीक है, जो हम आज भी रखते हैं, ठीक है। और जो सिख थे वो टर्बन लगाते थे, लोग पगड़ी लगाते थे सर पे, ठीक है ना, ये उनके मजहब में था। लेकिन जब ये जनरल सर्विसेज रिलीजियस इनैक्टमेंट एक्ट बना, ठीक है ना, इस एक्ट के मुताबिक क्या था कि अगर कोई भी किसी भी मजहब का हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, अगर इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के फौज में भर्ती होना है तो उसको ये चीजें छोड़नी होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई मुस्लिम आएगा तो उसको बियर्ड नहीं रखनी होगी, अगर कोई हिंदू आएगा तो उसको टीका नहीं लगाना होगा, ठीक है ना, अगर कोई सिख आएगा तो उसको टर्बन नहीं लगाना होगा, ठीक है ना। तो ये था क्या, पहला रिलीजियस का, जिसकी वजह से जो ये लोग थे जो जब इसमें आ गए, मतलब कि हम क्या करेंगे, हम इस कंपनी के फौज में जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने जब उनको ये जनरल सर्विसेज रिलीजियस इनैक्टमेंट एक्ट देखा उन्होंने, तो वो क्या गए, वो तंग आ गए, तो उन्होंने रिवोल्ट किया। दूसरा क्या था, क्रिश्चियन मिशनरीज का मकसद क्या था, व्हाई वर दीज मिशनरीज हियर, दे वर टू प्रीच क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, ठीक है ना। इनका मकसद था क्रिश्चियनिटी का, इस साइज का प्रचार करना हिंदुस्तान में, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रागिब करना क्रिश्चियनिटी की तरफ है। दिस वाज द एम ऑफ दीज क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है ना। इसी मकसद के लिए ये क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे आई थी, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को किस चीज की तरफ रागिब करेंगे, क्रिश्चियनिटी की तरफ। जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ये लोग जो थे क्रिश्चियन मिशनरी, ये लालच दे देते हैं, मतलब कि हम आपको आपकी जमीन वापस करें,
करेंगे, आपको ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आप क्या बनोगे, क्रिश्चियन बनोगे, ईसाई बनोगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जब सोसाइटी में होने लगी, लोगों को लगने लगा कि हम ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं ये हमें अपने मजहब से दूर कर रहे हैं। जब हम किसी को अपने मजहब से दूर करेंगे तो डेफिनेटली वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो यही रीजन था कि उन्होंने रिवोल्ट किया। दिस वर द रिलीजियस कॉजेस। पहला क्या था कि लोगों के मजहब पे डायरेक्टली अटैक किया कि आपको टीका नहीं लगाना है, आपको टर्बन नहीं पहनना है, आपको दाढ़ी नहीं रखनी है, ठीक है ना। तो इनके मजहब पे डायरेक्टली अटैक था, तो उन्होंने रिवोल्ट किया, ठीक है ना। और जो क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी यहाँ पे, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रागिब कर रहे थे क्रिश्चियनिटी की तरफ, जो प्रीच कर रहे थे क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, तो इसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई थी। दिस वर द रिलीजियस कॉजेस व्हिच लेड टू दिस रिवोल्ट, जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ, ठीक है ना। हो गया ये क्लियर। हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे। पॉलिटिकल अगर हम देखेंगे सियासी वजूहत क्या रही है इस रिवोल्ट की, ठीक है ना। तो आपने देखा है पहला बैटल जो हुआ था 1757 में, ठीक है ना। बैटल ऑफ प्लेसी से 1857 तक पहुंचते पहुंचते जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उन्होंने पूरे इंडिया पे कब्जा जमा लिया था। तो उन्होंने ऐसे ही कब्जा नहीं जमाया, उन्होंने कहीं पे डायरेक्ट मिलिट्री अटैक किया, कहीं पे उन्होंने अलग तरीके से पॉलिसी अडॉप्ट की, जिनकी वजह से उन्होंने इंडिया पे अडॉप्ट किया। तो हम वो मेथड्स पढ़ेंगे जिन मेथड्स को उन्होंने अडॉप्ट किया और जिसकी वजह से लोग उनसे क्या हो गए, नाराज हो गए कि उन्होंने ये मेथड्स क्यों अडॉप्ट किए और उन्होंने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। तो पहला है कि डायरेक्ट मिलिट्री अटैक कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले देखोगे तो बैटल ऑफ प्लेसी हुआ, ठीक है ना। उनको उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला को उसमें हराया, ठीक है ना। वहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट मिलिट्री अटैक किया। या टाइगर ऑफ मैसूर जो थे टिपू सुल्तान, वहाँ पे उनको लगा कि ये हमारे अपना काम नहीं मानेंगे, तो उन्होंने वहाँ पे उनको डायरेक्ट मिलिट्री अटैक किया और 3 wars they fought there, जिसमें उन्होंने किसको, टिपू सुल्तान को हराया और फिर मैसूर को कब्जे में लिया। या मराठास को इसी तरह से डायरेक्ट मिलिट्री अटैक से हराया, ठीक है ना। तो वहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट मिलिट्री अटैक किया, लेकिन हर जगह पे उन्होंने हर स्टेट को या हर किंगडम को एनेक्स करने के लिए, अपने कब्जे में लेने के लिए उन्होंने डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं किया। कहीं पे उन्होंने कुछ मेथड्स अडॉप्ट किए। वो मेथड्स हम पढ़ेंगे क्या क्या मेथड्स थे। पहला जो मेथड था वो था सब्सिडी अलायंस, ठीक है ना। इस सब्सिडी अलायंस को किसने इंट्रोड्यूस किया, पहले हम वो लिखते हैं। सब्सिडी अलायंस जो थे इसको इंट्रोड्यूस किया था, इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड विल्सन ने। कब किया था, 1798 में। ये सब्सिडी अलायंस क्या था ये आपने पहले भी पढ़ा है, इससे पहले जो चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये क्लियर करता हूँ सब्सिडी अलायंस क्या था। मतलब जो भी किंगडम थे इंडिया में, जो जहाँ पे नवाब रूल कर रहे थे, उनको कहा गया कि अगर आपको आप पे कोई हमला करेगा तो आप अपनी मिलिट्री नहीं रख सकते हो, ठीक है ना। वहां पे अगर आप पे कोई हमला करेगा तो हम आपको ईस्ट इंडिया कंपनी उनको क्या प्रोवाइड करेगी, मिलिट्री प्रोवाइड करेगी उस वक्त। मतलब वो उनको प्रोटेक्ट करेगी, वो उनको बचाएंगे हमले से। लेकिन उसके लिए उनको क्या करना था, सब्सिडी पे करनी थी। मतलब जो भी खर्चा उस मिलिट्री पे आ जाता वहां पे, उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए जो भी खर्चा आ जाता, वो किनको पे करना था, वो उस किंगडम को, उस नवाब को, जो जिसकी वो क्या करते थे, जिसकी वो सिक्योरिटी देते थे, ठीक है ना। लेकिन जो ये नवाब थे वो ये सब्सिडी फिर पे नहीं कर पाते थे, वो खर्चा बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। अगर इनमें से कोई भी जो था, ये नवाब था, वो ये खर्चा नहीं दे सकता था, तो उसको क्या करना पड़ता था, जो उसकी वो टेरिटरी होती थी, उसका कोई ना कोई हिस्सा उसको किसको देना पड़ता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था। इस तरह से मैं फिर से समझाता हूँ कि जो भी नवाब थे उनको अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी रखने का हक नहीं था। अगर उन पे कोई कभी भी कोई उन पे अटैक करता तो उस वक्त कौन उनको प्रोटेक्ट करता, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी। लेकिन ये मुफ्त में उनको प्रोटेक्ट नहीं करते थे, उनको क्या करना पड़ता था, इनका खर्चा देना पड़ता था। और अगर कोई भी नवाब ये खर्चा नहीं दे सकता था तो उसको क्या करना पड़ता, अपने किंगडम का एक हिस्सा किनको देना पड़ता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था। इस तरह से बहुत सारी स्टेट्स इस सब्सिडी अलायंस की वजह से किसका हिस्सा बन गई, ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा बन गई। इसमें से सबसे पहली स्टेट याद रखना कौन थी, वो थी हैदराबाद।
Hyderabad was the first state to be annexed by this method. जो ये सब्सिडी अलायंस मेथड था जो उन्होंने अडॉप्ट किया था, इसकी वजह से जो पहली स्टेट जिस पे कब्जा जमाया ईस्ट इंग्लिश इंडिया कंपनी ने, वो क्या था, वो हैदराबाद थी, ठीक है ना। अब सब्सिडी अलायंस को किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड विलियम्स ने कब किया था, 1798 में। और इसकी वजह से जो अभी तक यहाँ पे नवाब थे वो क्या बन गए, वो पावरलेस हो गए, यहाँ उनके पास पावर नहीं रहा। चाहे अगर मैं मिलिट्री अटैक की बात करूँ उसमें भी उनका पावर खत्म हो जाता था, चाहे हम इस सब्सिडी अलायंस की बात करें उससे भी उनका पावर खत्म हो जाता था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, रूल्ड किया। एक और मेथड था जिसकी वजह से जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया, किस चीज के लिए, फॉर द एनेक्सेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। वो क्या था, वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस। क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस। डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस क्या था, ये इस तरह से था, क्योंकि जो एक किंगडम होती थी, मतलब नवाब बनता था, कैसे बनता था, ये वरासत में मिलता था, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नवाब होता था तो उसका बेटा नवाब बनता था या उसकी बेटी नवाब बनती थी, ठीक है ना। अगर उसको अपना बेटा नहीं होता था तो वो किसी को अडॉप्ट करते थे, ठीक है ना। तो उस जो अडॉप्ट सन होता था उसका वो नवाब बन जाता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसमें कंपनी जब यहाँ पे आई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस कहा कि मतलब अगर कोई किंग है उसको अपना बायोलॉजिकल सन है, मतलब अपना बेटा है, तो हम उसको नवाब तस्लीम करेंगे, वो नवाब बनेगा। अगर किसी को अपना सन नहीं है, मतलब उसको अपना बायोलॉजिकल सन नहीं है, जो वो अडॉप्टेड सन, मतलब जो वो अडॉप्ट करते हैं किसी और को, ठीक है ना, उसको हम नवाब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको नवाब नहीं मानेंगे, ठीक है ना। ये किन्होंने कहा, इस कंपनी ने क्या कहा कि अगर किसी को अपना बायोलॉजिकल सन है किसी नवाब को, तो हम उसको नवाब तस्लीम करेंगे। अगर किसी को अपना सन, अपना बेटा नहीं है, उसने किसी और को अडॉप्ट किया है, तो उसको नवाब बनाना चाहता है, तो हम उसको नवाब नहीं बनाएंगे, हम उसको क्या करेंगे, पेंशन दे देंगे, लेकिन नवाब हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगर कोई नवाब ऐसा है कि जिसको अपना बेटा नहीं है, तो उसकी जो वो किंगडम है, जो उसकी वो सल्तनत है, वो किसके साथ मिल जाएगी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल जाएगी, कंपनी, है ना। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल जाएगी, जो उसकी टेरिटरी है उसके साथ मिल जाएगी, क्योंकि वहां पे कोई नवाब नहीं रहा, क्योंकि उस नवाब के पास अपना कोई बेटा नहीं है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेपो जो था, ये इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है ना। लॉर्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस को इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें से जो पहली स्टेट या किंगडम जिसको हम कहेंगे, जिसको इन्होंने क्या किया, एनेक्स किया, दैट वाज सतारा। याद रखना, सतारा वाज द फर्स्ट किंगडम टू बी एनेक्स्ड बाय दिस मेथड, ठीक है ना। वहां पे आपने देखा डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस में, वहां पे सॉरी सब्सिडी अलायंस में कौन सा स्टेट था, हैदराबाद था, ठीक है ना। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेट है जिसको इस मेथड के जरिए से एनेक्स किया, दैट वाज सतारा। एंड द लास्ट स्टेट टू बी एनेक्स्ड, जो लास्ट किंगडम था जो इस मेथड के जरिए से एनेक्स किया गया, दैट वाज अवध, ठीक है ना। जिसको इस मेथड के जरिए से, डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस के जरिए से क्या किया गया, एनेक्स किया, कब्जे में ले लिया, ठीक है ना। तो दिस वे द पॉलिटिकल कॉज। अब पॉलिटिकल कॉज में आपने क्या पढ़ा कि कहीं पे उन्होंने क्या, मतलब जो भी नवाब थे वो क्या हो गए, पावरलेस हो गए, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी पहले यहाँ पे आई थी, दे वर प्राइमरली हियर फॉर व्हाट पर्पस, दे वर हियर फॉर पर्पस ऑफ ट्रेड, वो तिजारत के लिए यहाँ पे आए थे। लेकिन फिर उन्होंने 1757 से क्या स्टार्ट किया, एनेक्सेशन ऑफ इंडिया स्टार्ट किया, मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमने ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करना है, देन वी हैव टू बिकम नवाब, हमें खुद यहाँ पे रूलर बनने हैं। तो उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ तरीके अडॉप्ट किए। कहीं पर वो डायरेक्टली मिलिट्री अटैक करके हमला करते थे, जिससे उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स अपने कब्जे में लिए, जैसे नवाब बंगाल को हराया बटला पलासी में, ठीक है ना। फिर बटला बक्सर भी किया, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, जो मैसूर था, वहां पे जो वहां के रूलर जो थे वो पावरफुल थे, उसको क्या डायरेक्टली मिलिट्री अटैक किया, उसको वहां पे हराया, ठीक है ना। इस तरह से जो मराठास थे वो भी बहुत ही पावरफुल थे, उनको भी डायरेक्टली मिलिट्री अटैक से हराया। जो बाकी इसके अलावा बाकी जो किंगडम सल्तनत थे उनको क्या किया, उन्होंने मेथड्स अडॉप्ट किए उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। पहला था डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस, पहला था सब्सिडी अलायंस, ठीक है ना, जो 1798 में उन्होंने अडॉप्ट किया था। इंट्रोड्यूस किसने किया था, ये लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है ना, जो उस वक्त गवर्नर जनरल थे। उसमें क्या होता था, कोई भी किंगडम अपनी आर्मी नहीं रख सकता था, उसको क्या कौन प्रोटेक्ट करता था, कंपनी की आर्मी, लेकिन उसके लिए उनको क्या देना पड़ता था, खर्चा देना पड़ता था। अगर वो उनका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तो उनकी टेरिटरी या उनकी जो
जो किंगडम थी वो किसकी किंगडम बन जाती थी फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की। इस तरह से डॉक्टर ऑफ लेप्स क्या था, अगर किसी नवाब का अपना बयान सन नहीं होता था तो उसकी जो सल्तनत थी वो ऑटोमेटिकली किसकी बन जाती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के। को दिए गए थे पॉलिटिकल कॉलेज, ठीक है ना। तो हमने आज 3 कॉलेज पढ़े, पहले पढ़े सोशल कॉलेज, ठीक है ना, फिर पढ़े रिलीजियस कॉलेज, फिर पढ़े पॉलिटिकल कॉलेज। अभी इसके और 3 कॉलेज हैं, इकोनॉमिक कॉलेज, मिलिट्री कॉलेज और इमीडिएट कॉलेज। ये हम अगले जो कल में लेक्चर दूंगा उसमें हम ये क्लियर करेंगे। इस वक्त दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।